किसान भाइयों, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई जैविक खेती भी कर रहे हैं और जैविक खेती करके भी वो अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आज ऐसे ही युवा प्रगतिशील कृषक से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो काफी समय से जैविक खेती कर रहे हैं और बिना खर्चे की खेती कर रहे हैं। कैसे उनके अनुभव है, क्या क्या वो खेती में करते हैं। स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है श्री बंसीलाल धाकड़ जी को। गांव राजपुरा, तहसील छोटी सादली, प्रतापगढ़ से हैं। श्री बंसीलाल धाकड़ जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम। राम राम साहब, हार्दिक आभार सर। बंसीलाल धाकड़ जी, कितने दिनों से आप खेती करते आ रहे हैं? मैं पिछले 12-15 सालों से जैविक खेती कर रहा हूँ साहब। 12 साल में जो जैविक खेती की है, इसमें क्या क्या कुछ बदलाव किए हैं अब तक आपने? हाँ, बदलाव क्या है कि शुरुआत में न तो ज़्यादा उपज ले पाते थे। उसमें मेन आधार वर्मी कंपोस्ट का रहता था। तो उसके बाद में जो चित्तौड़गढ़ में कट्स है, उनके प्रोग्राम के माध्यम से जीवामृत की जानकारी मिली। फिर मैं क्या कि कट्स से जुड़ गया और उनका लगभग हर प्रोग्राम फॉलो करने लगा। तो उसके बाद में क्या है कि फिर अभी पिछले कुछ समय से वेस्ट डिकम्पोजर की भी जानकारी मिली। तो पिछले साल 1.5 साल से मैं क्या है कि अपने अनुभव के आधार पर प्रैक्टिकल के लिए वर्मी कंपोस्ट में इन सभी का समावेश करने लगा, जिसको मैंने नाम दिया स्पेशल वर्मी कंपोस्ट। उसमें क्या भिन्नता है एक वर्मी कंपोस्ट और आपके विशेष वर्मी कंपोस्ट? हाँ, उसमें भिन्नता ये है कि शुरुआत में 10 से 15 दिन के लिए गोबर क्या है कि वो बंधा रहता है, तो उसको बिल्कुल एक चूरमे की पोजीशन में करते हैं। किसी खुरपी वगैरह एक तार का वो बना रहता है जुगाड़, उससे तो उसको घुमाते रहते हैं और गोमूत्र, नीम की पत्ती या नीम की खली जो उपलब्ध हो इन दोनों में से, उनको छिड़काव करके फिर मिक्स करते रहते हैं। तो वो 15-20 दिन में उसकी गर्मी भी खत्म हो जाती है सारी, और वो केंचुए के लिए तैयार हो जाता है। और उसी में पानी की जो जरूरत रहती है, गोमूत्र के अलावा जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर मिला हुआ पानी उसमें मिक्स करते हैं। तो वो जीवाणु भी उसमें प्लस हो जाते हैं और क्वालिटी उसकी बहुत ही बढ़िया हो जाती है। एक साधारण वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। हाँ, तो और एक आपका स्पेशल वर्मी कंपोस्ट। हाँ, तो उसकी तुलना में वो लगभग 2 गुना मतलब फायदा देता है। कम खाद और फायदा अधिक और नुकसान का संभावना नहीं रहती। समय कितना लगता है आपके स्पेशल वर्मी कंपोस्ट में? हाँ, समय तो ये जैसे कि मौसम पे कुछ हद तक निर्भर रहता है। बाकी 1.5 से 2.5 महीना, कम से कम 1.5 महीना और अधिकतम 2.5 महीना में अच्छा खाद तैयार हो जाता है। और एक साधारण कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाते उसमें कितना ज्यादा समय लगता है? नहीं, समय लगभग उसमें भी यही लगता है। और अगर केंचुए हम बहुत ही ज्यादा कर दें तो 1 महीने में भी तैयार हो सकता है। वो अपनी सुविधा कुछ हद तक मौसम का साथ भी में अंतर 8-10 दिन का तो वैसे कर देता है। अब आप ये बताएं कि एक साधारण खेती करते हैं जी सर, और एक जैविक खेती करते हैं, दोनों में कितना कुछ उत्पादन में, गुणवत्ता में अंतर समझते हैं? हाँ, अंतर इसमें क्या है कि एक जो आम भाषा में हम देखें सारे सिस्टम में जो जानकारियाँ, तो क्या है कि अलग अलग सिस्टम, अलग अलग पद्धतियाँ हैं जी। कोई वर्मी कंपोस्ट पर ज्यादा जोर देता है, कोई जीवामृत पर ज्यादा देता है। उसके अलावा कोई ऐसे किसान या जागरूक करने वाले लोग भी हैं कि जो वेस्ट डिकम्पोजर पे ज्यादा जोर देते हैं। तो मैं उसमें नहीं, मैं सभी का समावेश जरूरत, फसल और समय के अनुसार और अपने क्या सुविधा है जी, जिससे हम वो अच्छा कर सके, उस पर ज्यादा जोर देकर फिर वो करता। जैविक खेती में खाद की जगह पे आपने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। जी सर। जीवामृत की जो बात कर रहे हैं, इसका क्या महत्व रहता है इस जैविक खेती में? जीवामृत का क्या है कि मेन हमारे जमीन में तत्व बहुत कम हो गए हैं जी रासायनिक खेती से। और तत्व के अलावा क्या है कि जैविक खेती होती है जीवाणु से। जी। तो जीवाणुओं की संख्या नाम मात्र की हमारे खेतों में है, जो इस खेतों में रासायनिक खेती हो रही है। तो इसका जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जीवा अमृत, जी। यानी कि जीवों का अमृत है ये। तो ये गोल है। तो इसमें गोबर, गोमूत्र, बेसन, गुड़ और सजीव मिट्टी, जी। इनका समावेश कर कर ये तैयार होता है। और 6-7 या 8 दिन तक अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो इतने समय में तैयार होता है। तो वो जीव सारे सक्रिय हो जाते हैं। और जो सजीव मिट्टी हम डालते हैं तो वो उस मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं वो नेतृत्व का काम करते हैं। तो मिट्टी वाले जीवाणु नेतृत्व का काम करके उनको खेती में लगाना है, सारे जीवाणुओं को।
तो ऐसे करके फिर वो जीवों के लिए अमृत का काम करता है। जो कई सारे जीव हैं रासायनिक खेती के सिस्टम में बिगड़ गए, वो एक तरह से जैसे समाधि बोलते हैं हम, तो जमीन में नीचे जाके वो छुप के बैठ जाते हैं। जैसे जीवामृत की गंध जाती है तो उनका समाधि भी खुल जाती है और उनको लगता है कि अब अच्छा माहौल है और अपने लिए अमृत वर्षा हो रही है, चलो निकल जाओ बाहर, अब कोई टेंशन नहीं। तो ऐसा करके चलता है। अच्छा बंसीलाल जी, अब आप जीवामृत खुद घर पे तैयार करते हैं? जी सर। अच्छा, जो आपकी हमारी बातचीत सुन रहे हैं वो भी अगर बनाने का मन कर रहे होंगे, हाँ सर। तो बताएं कि इसमें कितनी तो लागत लगती है, क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता होती है? तो लागत तो अगर किसान के ज्यादातर चीजें घर पे रहती है तो लागत की जरूरत ही नहीं रहती। जी पर फिर भी अगर हर किसान के पास जो 4-5 चीजें मैं बता रहा हूँ अगर उपलब्ध नहीं है तो थोड़ी बहुत नाम मात्र की लागत लगेगी। जैसे सबसे पहले तो चाहिए हमें 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम, और उसके बाद क्या है कि 2-3 छोटे तगाड़ चाहिए। प्लास्टिक का ड्रम आधे से ज्यादा तो हमें पानी से भर देना है। उसके बाद क्या है कि एक 10 किलो हमें गोबर लेना पड़ेगा, अगर उपलब्ध हो जाए तो देसी गाय का बढ़िया, और 10 लीटर ही गौमूत्र लेना है, वो भी अगर देसी गाय का उपलब्ध हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं हो तो कम से कम थोड़ा थोड़ा तो डाले। तो उससे क्या है कि जीवाणुओं की संख्या देसी गाय के गोबर में और गौमूत्र में बहुत ही ज्यादा और लाभदायक जीवाणुओं की संख्या रहती है अच्छी मात्रा में। और उसके बाद में क्या है कि गुड़ लेना है। तो अपने क्या है कि 200 लीटर में 2 किलो गुड़ लेना है, 1 किलो बेसन लेना है, और गुड़ अगर किसी के पास कम मात्रा में उपलब्ध हो तो 1 किलो भी चलेगा, पर वो डालना अवश्य है। और बेसन भी, और गुड़ पुराना हो, काला, जो गाय भैंस को भी नहीं दे सकते, अगर ऐसा है तो और अच्छा है। क्या है कि कई सारे लोग ऐसे गुड़ को फेंक देते हैं, तो वो फेंकना नहीं है, अपने जीवामृत में काम लेना है, बहुत ही अच्छा काम करेगा वो और ज्यादा। 5वीं चीज अपने लेनी है कि मिट्टी, सजीव मिट्टी। जी सजीव मिट्टी लेनी है, वो आधा या 1.25 किलो या 1 किलो भी होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन सब को क्या है कि अलग अलग प्लास्टिक की वो तगाड़ी चाहिएगी, तो ज्यादातर किसानों के पास तगाड़ी रहती है। तो एक एक चीज को अपने पहले तगाड़ी में मिक्स करनी। जैसे गोबर में थोड़ी जरूरत है तो पानी मिला दिया, गौमूत्र है, कुछ कचरा वगैरह है तो निकाल लिया, गुड़ में पानी मिला के अच्छे से मसल लिया, बेसन को मसल लिया। एक एक चीज अपने बाहर ही तैयार करनी कंप्लीट। घोल बनाना है। घोल बनाना है 5 चीज का, गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ और सजीव मिट्टी। सजीव मिट्टी मेड़ के आसपास की ले सकते हैं अपने, अगर जैविक खेती कर रहे हैं पहले ही तो, या हमने रासायनिक खेती ज्यादा की है, ज्यादा रसायन काम में लिए, तो बड़ या पीपल के नीचे से, या पुराना आम का पौधा हो तो उसकी जड़ों से ले आए। और उसके लिए मैं सभी जगह किसानों को बोलता हूं तो वो विशेष ध्यान रखना है कि 1 किलो मिट्टी अपने लानी है, अपने खेत के आसपास, या ऐसा संभव नहीं है दूसरे के खेत से लानी है। तो कई बार मेरे को शिकायतें मिली तो फिर मैंने फॉर्मूला निकाला है जी कि 1 किलो मिट्टी अपने खेत से या कहीं जमीन से घर से तोल कर ले जाओ, आप जहाँ से लानी है वहां से जाकर वो डाल दो। छोटी सी वो टेकरी हो गई, उसके बराबर साइड में से गड्ढा खोद के हाँ के उतनी बराबर ये हो गई, वो ले लो और वो उस गड्ढे में डाल दो। कोई ये भी नहीं बोलेगा कि आप मेरे खेत से मिट्टी ले गए, कि मेरे पेड़ के नीचे से मिट्टी ले गए। और इसका एक प्लस पॉइंट भी निकाला है मैंने प्रैक्टिकल। जैसे आज जो हम मिट्टी गड्ढा खोद कर उसमें हमारी मिट्टी डाल रहे हैं, हमारे खेत की मिट्टी डाल रहे हैं, तो उसमें कौन से जीवाणुओं की और तत्व की कमी है वो उस पौधे के नीचे प्राकृतिक रूप से अपने आप सिस्टम में जरूरत का हो जाएगा, तो दूसरी बार वो और अच्छा काम करेगा। इसकी अब खेत में प्रयोग करने का वक्त आएगा, कितनी कुछ इसके प्रयोग करने से रासायनिक खादों की बचत कर सकते हैं या आप करते हैं? हाँ, तो इसमें तो सबसे बढ़िया तो जैसे पूरी जानकारी से अगर जैविक खेती करें तो रासायनिक किसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहती। फर्स्ट शुरुआत में जैसे अपने पास गौमूत्र है, राख है, तो खेत की फर्स्ट जुताई में हम बीघे का 10-15 किलो कम से कम, या फिर राकोड़िया खाद जो डालते हैं 2 कट्टे डालते हैं तो 2 किलो ये राख भी डाल सकते हैं। उसमें 20 लीटर गौमूत्र मिला दीजिए, वो उड़कर बाहर भी नहीं जाएगी और प्लस पॉइंट मिलेगा। और ये जो सिंगल सुपर फास्फेट खाद वगैरह ये केमिकल वाले हैं तो इनके फायदे तो है जो है ही हैं, सभी जान रहे हैं, बाकी नुकसान बहुत ज़्यादा है। हमारे ज़मीन में भी उससे तैयार
फसल अवशेष पशु खाते हैं तो हमारे पशु बीमार होते हैं। हमारे कई महिला पुरुषों में आजकल देखो तो कितनी बीमारियां अलग अलग तरह की। और इसका एक जीवंत उदाहरण अभी देखें तो कोरोना काल में जो सिक्किम हमारे देश में एक अकेला जैविक खेती का जो राज्य है, उसमें जो बाहर गए थे किसान, कोई लोग बाहर धंधे से वहां के, तो सिर्फ उनको ही कोरोना हुआ। जो स्थानीय है उनको किसी को कोरोना ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये किसान भाई जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं अपने स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के लिए, खेत की मिट्टी के आगे भविष्य के लिए। आप क्या क्या उगाते हैं जैविक विधि से? इसमें सबसे ज्यादा तो मैं चना, गेहूं और अपने ये जौ पर ध्यान लगाता हूँ। सब्जियां जरूरत की, अपने घर के जरूरत की तो करते ही है, पर वो बहुत ज्यादा नहीं करते। बागवानी तो हमारे घर खाने लायक ही कर रखी है। जैसे अमरूद है, सीताफल, अब मेरे साल में 2 बार सीताफल आते हैं, जो देसी पौधे हैं उनके। जो आप गेहूं चना जो उगाते हैं, हाँ सर। एक सामान्य किसान उगाता है, एक आप जैविक विधि से उगाते हैं, दोनों के भाव में कितना कुछ अंतर मानते होंगे? भाव में तो जो मेरे वैसे तो बहुत ज्यादा पैदा होता नहीं जो दूसरों को दे सके, पर फिर भी 4000 क्विंटल गेहूं का आप अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा कि 4000 क्विंटल के हिसाब से गेहूं के पैसे मेरे को मिल जाते हैं जी। अच्छा, इसमें जैविक खेती में आप कितनी बचत कर लेते हो? रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और इनमें जो लगती है उसको कितना कम कर चुके अब तक? और ये तो बिल्कुल ही कई साल से पिछले मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है रासायनिक। एक खेत बिल्कुल ऐसा कर रखा है, और हर किसान भाई से मैं तो कहूंगा कि कम से कम एक खेत ऐसा करो, लोगों को शुद्ध नहीं दे सको तो अपने परिवार को और गाय भैंस को तो शुद्ध खिलाओ, और अगर सब कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप बताएं बंसीलाल धाकड़ जी, आपने अब तक कितने किसान भाइयों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर दिया होगा? इसमें तो ये मान के चलो सर के कम से कम 100 लोग तो ऐसे हो ही गए होंगे कि जो जैविक खेती के लिए मेरे से प्रेरित हुए हैं, जिन्होंने किसी ने शुरुआत अभी की है, कोई कई समय से कर रहा है जी। और जो एवरेज देखें हम तो, अगर मेरे छोटी सादड़ी के आसपास के जो लोग हैं जो पहले जैविक क्या होता है ये करते थे, वो आज जैविक खेती कर रहे हैं, कोई पुरस्कार भी पा रहे हैं। अब आप बताएं कि आप जैविक खेती करके आपके यहाँ देख के जो खेती कर रहे हैं वो खेती जैविक खेती से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। अंत में कुछ किसान भाइयों को और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, किसान भाइयों को मैं ये कहना यही चाहूंगा कि मैंने एक प्रयोग किया है। जैसे आजकल ये जैसे मौसम कुछ फसलों के हिसाब से कम रहता है और दूसरा हो जाता है, तो इसमें क्या है कि मैंने पिछले कुछ सालों में 2 साल ऐसे निकले कि सर्दी गेहूं के जितनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही थी। तो जो जैविक खेती के गेहूं थे, बिल्कुल एक मेड़ का फर्क है, उसमें ठंड रात में अच्छी लग रही थी जैविक खेती वाले में जी। और नजदीक में रासायनिक वाले तो ऐसा लग रहा था कि ठंड तो बिल्कुल है ही नहीं। तो वो फसल के अनुसार भी परिवर्तन होता है। अगर हम बीज भी जैविक करें, फसल भी जैविक करें, उसमें सभी समावेश जैविक का कर रहे हैं, तो वातावरण फसल के अनुसार होगा। और ये साफ जाहिर है, आप भी और कोई भी समझ सकता है कि जैसा वातावरण जिसको चाहिए वैसा मिल रहा है तो वो अच्छा फलेगा फूलेगा। श्री बंसीलाल धाकड़ जी, आप स्टूडियो में आए और जैविक खेती को लाभकारी बनाने में किए गए नवाचारों के बारे में आपने विस्तार से बताया। किसान भाई जरूर सुनकर लाभान्वित होंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब, सभी किसानों को राम राम।